हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम प्रिपेयर कर रहे थे MZ003 का कोड आपका, इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना, और मैंने समझाना भी स्टार्ट कर दिया था। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बाकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगी ताकि आप लोग चैप्टर नंबर 3 तक के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकें। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ मायोसिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मायोसिन का क्या रोल होता है ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। आपको पहले ही पता है जो आपका कोड है MZ001, उसमें आपने अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डीपली पढ़ा हुआ है कि एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन फिलामेंट सार्कोमर ये कैसे मिलके मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। बट MZ003 में भी आपका ये दिया हुआ है मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, तो यहाँ भी दोबारा से पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मायोसिन का क्या रोल होता है वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर देख लेते हैं। मायोसिन इज अ मोटर प्रोटीन फाउंड इन मसल सेल्स एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन क्या है, एक मोटर प्रोटीन है जो कि हमारे मसल सेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। इट इंट्रैक्ट्स विद अनदर प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन टू क्रिएट मूवमेंट। क्या है, आपको पता ही है ये क्या करेगा, मायोसिन ये इंटरेक्ट करेगा दूसरे प्रोटीन के साथ और मूवमेंट को क्रिएट करेगा। वो दूसरा प्रोटीन कौन सा है हमारा, एक्टिन। एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करेगा और मूवमेंट को कॉज करेगा। व्हेन you decide to move, your brain sends a signal that triggers a series of event at a cellular level। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको मूव करना है, आपको कोई भी मूवमेंट लानी है अपनी बॉडी के अंदर, तो आपका जो ब्रेन है वो कुछ सिग्नल्स को सेंड करता है, और वो सिग्नल सेंड होते ही हमारी बॉडी जो है वो कुछ सीरीज ऑफ इवेंट या सीरीज ऑफ रिएक्शन को ट्रिगर करती है, पर वो करती है सेलुलर लेवल के अंदर ही। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट द कैल्शियम आयन आर रिलीजेस विद इन द मसल फाइबर्स। सबसे पहले क्या होगा, जैसे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे तो जो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन है वो मसल फाइबर के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। दिस इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल कॉजेज मायोसिन टू बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ जाएगा तो वो ये कॉज करेगा कि जो हमारे मायोसिन है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड कर जाए। Once the attached myosin head pivot pulling the actin filament towards the center of the sarcomer, the basic unit of the muscle contraction। क्या है, जैसे ही आपको पता है मसल मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे से अटैच्ड हो गए, अटैच्ड होने के बाद जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड्स दी सार्कोमर पुल करेगा। सार्कोमर आपको पता ही है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की बेसिक यूनिट को हम सार्कोमर बोलते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी बॉडी ब्रेन सिग्नल्स देगी, सिग्नल्स देने के बाद कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे। सीरीज ऑफ रिएक्शन ऐसे होंगे कि हमारी बॉडी कैल्शियम आयन को रिलीज करे, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे मसल फाइबर्स के अंदर। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ जाएगा वो कॉज करेगा कि मायोसिन बाइंड कर जाए एक्टिन फिलामेंट के साथ, और जैसे ये दोनों बाइंड करेंगे एक दूसरे के साथ तो जो मायोसिन का हेड होगा वो एक्टिन फिलामेंट को सार्कोमर के सेंटर की तरफ खींचेगा। जब ये खींचता है तो उसी को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। इस एक्शन को बोला जाता है पावर स्ट्रोक, समझ गए। बट इट डजंट स्टॉप हेयर, बट ये जो पावर स्ट्रोक हो रहा है यहीं तक ही नहीं सीमित है, इसके बाद भी कुछ कहानी होती है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। फॉर मायोसिन टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन एंड प्रिपेयर अनदर साइकिल। आपको पता है अटैचमेंट हो गई, फिर उसके बाद क्या होगा, मायोसिन दोबारा से डिटैच होगा। डिटैच होने के बाद वो दूसरी साइकिल के लिए प्रिपेयर करेगा खुद को। एटीपी एडेनो ट्राइफॉस्फेट बाइंड टू दी मायोसिन। क्या होगा, जैसे ही वो डिटैच हुआ तो जो आपका एटीपी बचा था वो मायोसिन के साथ दोबारा से बाइंड कर जाएगा। द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस reclocks the myosin head, allowing it to bind again to the actin filament further for the filament along with the filament। क्या है, जब आपकी जो एनर्जी है एटीपी हाइड्रोलाइसिस से निकली है वो रिक्रॉक करेगी मायोसिन हेड को कि वो वापस से बाइंड करे एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन की तरफ, और फिलामेंट तक पहुंचे। दिस साइकिल ऑफ अटैचमेंट pivoting एंड डिटैचमेंट इज व्हाट लीड टू दी मसल शॉर्टनिंग एंड अल्टीमेटली दी कॉन्ट्रैक्शन। जो ये साइकिल पूरी की पूरी चल रही है कि भाई मायोसिन आपका अटैच होगा एक्टिन के साथ, और ये हेड यहाँ पे दोनों के दोनों पाइवोट कर लेंगे एक दूसरे के साथ और फिर वापस से डिटैच हो जाएंगे। तो अटैचमेंट, पाविटिंग और डिटैचमेंट का जो ये तीनों का तीनों प्रोसेस है साइकिल के अंदर, यही मसल को शॉर्टनिंग कराता है, मसल सिकुड़ जाता है, शॉर्ट हो जाता है, अल्टीमेटली यही कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। मतलब मसल का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन इसी के कारण होता है। It's important to note that this process is rapidly and repeatedly during muscle activity। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है वो रेपिडली हो रहा है, बड़े तेजी में हो रहा है जब भी हम कोई भी मसल एक्टिविटी करते हैं, और रिपीटेडली होता रहता है। अलाउइंग फॉर स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ये इसलिए रिपीटेडली और रैपिडली होता है ताकि स्मूथली मसल एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाए और मूवमेंट हो पाए। विदाउट मायोसिन आवर मसल सिंपली वुडंट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एफिशिएंटली। अगर हमारी बॉडी में मायोसिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो मायोसिन का क्या रोल था मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, किस तरीके से ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है वो हमने देख लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम इन दी रेगुलेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्वेश्चन सेम है, हमने पहले में भी तो कैल्शियम आयन का रोल ही देखा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या रोल है, बट इसमें अलग से पूछा है, इसमें मायोसिन नहीं लिखा, इसमें डायरेक्ट पूछा है कि कैल्शियम आयंस का या कैल्शियम का क्या रोल है
किस तरीके से वो रेगुलेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, वो लिखना है। तो आप जो पहला आंसर है आप वो भी इसमें अगर लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। बट फिर भी किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है वो देख लेते हैं। कैल्शियम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज की फॉर ग्रास्पिंग हाउ मसल वर्क। क्या है, आपको पता ही है जो कैल्शियम आयन है या कैल्शियम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, और ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इस वजह से हम कैल्शियम आयन को पढ़ते हैं। When a muscle fiber receives a signal from the nervous system, it triggers a series of calcium ion from the sarcoplasmic reticulum, a specialized organelle within the muscle cells. क्या है, जैसे ही आपको पता है कि हमारी ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से हमें सिग्नल मिला मसल फाइबर तक कि हमें अब मूवमेंट करनी है, तो वो क्या करता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन करता है, और जो सार्कोप्लाज्मिक एक ऑर्गेनल होती है हमारी बॉडी के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज कर देता है। दिस सर्ज द कैल्शियम इज व्हाट इनिशिएटेड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, यही जो कैल्शियम आयन हमारे बॉडी के अंदर निकले हैं वही इनिशिएट करता है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। वंस रिलीज कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपोनिन, अ प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट इन द मसल फाइबर्स। क्या है, जैसे ही आपको पता है कैल्शियम आयन रिलीज होता है, लास्ट क्वेश्चन में हमसे सिर्फ मायोसिन के बारे में पूछा था इसलिए मैंने ट्रोपोनिन का जिक्र नहीं किया, बट अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ट्रोपोनिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि एक्टिन फिलामेंट के मसल फाइबर पे ही पाया जाता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी कैल्शियम आयन को रिलीज करती है वैसे ही वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है पहले तो। दिस बाइंडिंग कॉज चेंज इन द शेप ऑफ ट्रोपोनिन विच देन मूव टू ट्रोपोमायोसिन, अ प्रोटीन दैट ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। क्या है, जब ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर गया तो ये बाइंडिंग ट्रोपोनिन की शेप को चेंज कर देता है, और ट्रोपोनिन की शेप चेंज होने की वजह से वो ट्रोपोमायोसिन बना लेता है, और ये जो प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन वो बाइंड करता है एक्टिन साइट के साथ, मतलब ब्लॉक कर देता है कि वो एक्टिन साइट के साथ बाइंड ना कर सके। With tropomyosin out of the way, myosin head can attach to the actin forming cross bridge। क्या है, जब ये अटैच्ड होता है ट्रोपोमायोसिन, जो मायोसिन आपका है, मायोसिन एड अटैच्ड होगा आपका एक्टिन फिलामेंट के साथ और एक फॉर्म कर लेगा क्रॉस ब्रिज, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, ऐसे इस टाइप का क्रॉस ब्रिज बना लेता है। जैसे कि एक्टिन है, ये मायोसिन है, और ये क्रॉस ब्रिज एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और ये इसके हेड इस साइड रहते हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रिज हो जाता है ये। नाउ हियर इज द मैजिक हैपन। यहाँ पे फिर क्या होता है, एक मैजिक होता है जहाँ पे हमारी मसल कंट्रैक्शन होती है। मायोसिन हैड पाइवोट पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमर विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। क्या है, यहीं पे जब ये क्रॉस ब्रिज बनता है तो मायोसिन जो हेड है वो पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को सार्कोमर के सेंटर की तरफ, और जो कि सार्कोमर आपको पता ही है बेसिक यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। दिस एक्शन शॉर्टन द मसल फाइबर एंड जनरेट फोर्स व्हाट वी कॉल कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, यही जब एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रिज कर लेते हैं और पुल करते हैं एक्टिन फिलामेंट को सार्कोमर की तरफ, तो ये पुल करते करते क्या है, पुल करेंगे एक दूसरे के साइड खींचेंगे तो ये हमारी मसल इतनी है तो वो शॉर्ट हो जाएगी। यही शॉर्ट होने की वजह से हमारी जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, यही से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। But it doesn't stop here. For muscle to relax, calcium need to be removed. Calcium ion are pumped back into the sarcoplasmic reticulum. हमने उसमें सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, बट इसमें हमें कैल्शियम आयन का रोल बताना है। तो हम रिलैक्स्ड जब मसल होगी वो भी लिखना पड़ेगा कि मसल कैसे रिलैक्स होगी। तो जो हमारे कैल्शियम आयन बाइंड किए थे वो वापस से रिलीज होते हैं और रिमूव किए जाते हैं हमारी बॉडी से, और वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेज दिए जाते हैं इनको। एज द कैल्शियम लेवल ड्रॉप, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन रिटेन टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, ब्लॉकिंग देम टू बाइंडिंग साइड ऑन एक्टिन अगेन। जैसे ही हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन का लेवल कम हो जाता है तो जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं कि दोबारा से कोई भी एक्टिन साइट बाइंड ना कर पाए। बाइंड नहीं करेगी तो वापस अपने सेम पोजीशन पे चलेगा, मतलब हमारी बॉडी, हमारी मूवमेंट रिलैक्स हो गई, मसल रिलैक्स्ड हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगी। दिस मीन्स मायोसिन कैन नो लॉन्गर अटैच टू द मसल एंड मसल रिलैक्स्ड। क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे ब्लॉक हो जाएगा तो मायोसिन अटैच नहीं हो पाएगा एक्टिन के साथ और वहीं से हमारी बॉडी या मसल रिलैक्स्ड हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों सेम है बट आंसर लिखने का तरीका और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है वो दोनों अलग है, इसलिए मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। 5 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट डिफर फ्रॉम अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारी बॉडी के अंदर फैट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो प्रोटीन और शुगर के अब्जॉर्प्शन से कैसे अलग है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। प्रोटीन और शुगर के अब्जॉर्प्शन से फैट का अब्जॉर्प्शन कैसे डिफरेंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे, द वे अवर बॉडी अब्जॉर्ब फैट इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी अब्जॉर्ब प्रोटीन एंड शुगर। सबसे पहले आप हेडिंग में क्या बता रहे हैं कि भाई हमारी बॉडी जिस तरीके से फैट को अब्जॉर्ब करती है वो थोड़ा डिफरेंट है जिस तरीके से हम प्रोटीन या शुगर को अब्जॉर्ब करते हैं। आंसर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ लेट्स टॉक अबाउट फैट। सबसे पहले देखते हैं कि फैट कैसे अब्जॉर्ब होता है। फैट आर अब्जॉर्ब्ड इन अ यूनिक वे, दे आर इमल्सिफाइड बाय बाइल सॉल्ट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच ट्रांसफॉर्म देम इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले फैट को इमल्सिफाइड किया जाता है बाइल जूस के कारण, और ये सारी इमल्सिफिकेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फैट का इमल्सिफिकेशन होता है तो वो ट्रांसफॉर्म कर देता है इसको फैट को स्मॉल और टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर।
दिस प्रोसेस अलाउ लिपेज एंड एंजाइम टू ब्रेक देम डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो हमारी बॉडी के अंदर फैट इमल्सीफाई हो गया वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल गया। टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदलने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लिपेज। वो लिपेज इन टाइनी ड्रॉपलेट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन एंटर टू द इंटेस्टाइनल सेल्स थ्रू डिफ्यूजन एंड आर रीअसेंबल इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। क्या है, जो ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक डाउन किया गया था हमारी बॉडी में इसको फैट को, वो और स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर तब्दील होते हैं और इंटेस्टाइनल सेल के थ्रू या डिफ्यूजन के थ्रू रीअसेंबल हो जाता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। फाइनली दे आर पैक्ड इनटू क्लायोमाइक्रॉन्स एंड रिलीज्ड इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम बिफोर एंटरिंग टू द ब्लड स्ट्रीम। फाइनली क्या होता है, जो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स रीअसेंबल हुए हैं ये पैक्ड होते हैं क्लायोमाइक्रॉन्स के अंदर और रिलीज हो जाते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचने से पहले। ठीक है, ये सारा काम ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने से पहले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है फैट को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन। सबसे आप देखते हैं कि प्रोटीन कैसे होता है। व्हेन वी ईट प्रोटीन इट गेट ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स बाय स्टमक एसिड एंड एंजाइम्स लाइक पैप्सिन। जैसे ही हम प्रोटीन को इनटेक करते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, तो हमारी बॉडी सबसे पहले तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है अमीनो एसिड्स के अंदर। और ये अमीनो एसिड्स में तोड़ती है कैसे, स्टमक के एसिड्स को और कुछ एंजाइम्स को यूज करके। एंजाइम कौन सा है आपका, पेप्सिन, और स्टमक एसिड आपको पता ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करके ये अमीनो एसिड्स में बदलती है प्रोटीन्स को। Once in the small intestine, these amino acids are absorbed directly into the bloodstream through the specialized transporters. जैसे ही ये पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के थ्रू अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, तो अमीनो एसिड्स डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब्जॉर्ब होता है, बट ये होता है कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। अनलाइक फैट्स, प्रोटीन डोंट नीड इमल्सिफिकेशन और कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग, दे जस्ट नीड टू स्ट्रेट टू वर्क रीबिल्डिंग आवर टिश्यू एंड एंजाइम्स। जैसे कि हमारी बॉडी में फैट पहले इमल्सिफाई हो रहा था और पैकेज किया जाता था स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर या स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, वैसे प्रोटीन्स के अंदर नहीं होता। ये डायरेक्टली रीबिल्ड करता है, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करता है और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है। लास्टली वी हैव शुगर्स। लास्टली हम देखेंगे शुगर्स कैसे होते हैं। शुगर स्पेशली सिंपल वन लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर अब्जॉर्ब्ड रैपिडली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम शुगर की बात करें, वो भी सिंपलर शुगर की बात करें जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो गए, वो डायरेक्टली और जल्द से जल्द स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब की जाती है। दे डोंट रिक्वायर एनी ब्रेक डाउन लाइक प्रोटीन और फैट डू। इनका सबसे ईजी है कि ये तो बिल्कुल ब्रेक डाउन भी नहीं करते जैसे कि प्रोटीन कर रहा है, पहले तो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर रहा है और फैट इमल्सिफाई हो रहा है। इनको कुछ नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट कंज्यूम होते हैं। अगर सिंपल शुगर है तो वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब हो जाती है। Instead, they taken up directly through the intestinal wall via specific transporters. Once in the bloodstream, they provide quick energy for our body. ये क्या है, ये किसी चीज़ में ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाएंगे और सबसे जल्दी ब्लड स्ट्रीम में घुल जाएंगे और हमारी बॉडी में सबसे जल्दी एनर्जी देने का काम भी शुगर ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों का डिफरेंटली अब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। What would happen if the stomach is unable to secrete hydrochloric acid, and explain why is bile juice important in digestion? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको कि अगर हमारी बॉडी, हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट नहीं करेगा तब क्या होगा, और बाइल जूस का क्या इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के अंदर वो बताना है। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है कि बाइल जूस का क्या इंपॉर्टेंस है डाइजेशन के अंदर, और साथ ही साथ स्टमक अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक रिलीज नहीं करेगा तब हमारी बॉडी क्या करेगी, क्या हो सकता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन समझ के आंसर देखते हैं। If our stomach can't secrete hydrochloric acid, it could lead to some serious digestive issues. Hydrochloric acid plays a crucial role in breaking down food and killing harmful bacteria. अगर हमारी बॉडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट नहीं करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सीरियस डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, मतलब डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, प्रॉपर वे में नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने के लिए, और जो भी हमारे बॉडी में स्टमक में बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसको मारने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। विदाउट इट आवर बॉडी स्ट्रगल टू डाइजेस्ट प्रोटीन प्रॉपर्ली, लीडिंग टू द न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रहा तो क्या होगा, हमारी बॉडी स्ट्रगल करेगी डाइजेशन के लिए, प्रोटीन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ हमारे जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन हमें चाहिए है उसकी डेफिशिएंसी होने लगेगी और इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क बढ़ जाएगा। यू माइट एक्सपीरियंस सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग, गैस और इवन इंडाइजेशन। अगर हाइड्रोक्लोरिक ठीक से नहीं सिक्रीट हो रहा या हो ही नहीं रहा है तो हमें कुछ सिम्टम्स भी होंगे, जैसे कि ब्लोटिंग होगा, गैस की प्रॉब्लम होगी, या फिर डाइजेशन भी प्रॉपर वे में नहीं होगा, इंडाइजेशन होने लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाइल जूस। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है तो क्या क्या होगा वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप बता रहे हैं कि बाइल जूस का क्या इंपॉर्टेंस है वो बता देते हैं। Bile is produced by the liver and stored in the gallbladder and it's vital for digestion, especially for the fat. आपको पता है बाइल हमारी लिवर में प्रोड्यूस होता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर जाके। अगर हमारी बॉडी में बाइल
नहीं हुआ तो ये फैट का डाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर कि ये बाइल डाइजेशन में हेल्प करता है और स्पेशली हेल्प करता है फैट के डाइजेशन के लिए, क्योंकि ये इमल्सीफाई होता है। When you eat bile, it's released into small intestine to emulsify fat, breaking them down into smaller droplets. क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो बाइल हमारी बॉडी में रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, और जो भी हम फैट ले रहे हैं उसको इमल्सीफाई करता है और छोटे ड्रॉपलेट्स में उसको ब्रेक डाउन कर देता है। दिस प्रोसेस मेक इट ईजियर फॉर एंजाइम्स टू फॉर फर्दर डाइजेस्ट दीज फैट्स। ये जो प्रोसेस हो रहा है कि स्मॉलर ब्रेक डाउन हो रहा है इसका, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रहे हैं, ये हमारी बॉडी में एंजाइम्स को ईजी कर देता है कि हम डाइजेस्ट कर सकें आसानी से फैट्स को, अलाउइंग आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन लाइक ए, डी, ई एंड के। क्या है, ये जो हमारी बॉडी फैट को डाइजेस्ट कर पा रही है स्मॉलर ब्रेक डाउन करके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई, के इसी के कारण ही अब्सॉर्ब हो पाते हैं। ठीक है, तो बाइल भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विदाउट बाइल यू विल स्ट्रगल टू डाइजेस्ट फैट एफिशिएंटली। अगर बाइल नहीं हुआ तो हम फैट का डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, लीडिंग टू इश्यूज लाइक फैटी स्टूल एंड न्यूट्रिशनल malabsorptions. So both hydrochloric acids and bile juice are essential players in the digestive system. तो अगर हम बात करें, अगर बाइल जूस नहीं होता तो हमारे बॉडी के अंदर फैट इमल्सीफाई नहीं हो पाएगा, फैटी एसिड्स नहीं ठीक से ब्रेक डाउन होंगे और हमारा डाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ इश्यूज भी होंगे जैसे कि फैटी स्टूल आएगा और न्यूट्रिशनल माल अब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। इसीलिए हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाइल जूस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के अंदर। दे वर्क टुगेदर टू एंश्योर योर बॉडी कैन ब्रेक डाउन फूड एफिशिएंटली एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन इट नीडेड फॉर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। क्या है, ये दोनों के दोनों साथ में मिलकर हमारी बॉडी में डाइजेशन कराते हैं। जो भी हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और अब्सॉर्ब करवाते हैं एज अ न्यूट्रिशन। अगर ये नहीं हुए तो हमारी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाई आर विलाई प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नॉट इन स्टमक। आपको इसमें बताना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको डबल मार्क कर लेना है। ठीक है, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो विलाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों प्रेजेंट होती है और स्टमक में नहीं होती। तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है कि स्मॉल में क्यों होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्टमक में क्यों नहीं होती है। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, बट अभी आप पढ़ने जाएंगे कि क्यों नहीं होता स्टमक के अंदर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। डिड यू एवर वंडर व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाई व्हाइल द स्टमक डजंट हैव। क्या है, कभी आपने सोचा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तो विलाई प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जबकि स्टमक के पास नहीं है। क्यों नहीं है, देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर विलाई। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि विलाई होती क्या है। विलाई आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट लाइन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी रहती है उसकी वॉल्स पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं छोटे छोटे से, उनको ही विलाई बोला जाता है। द प्राइमरी रोल to maximize the surface area, this is crucial for small intestine is where the most nutrition absorption occur। क्या है, इनका काम होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज करे। जहां भी आपका फोल्डिंग एरियाज आ गए वहां पे सरफेस एरिया अपने आप इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन होता है। द मोर सरफेस एरिया यू हैव द मोर न्यूट्रिशन योर बॉडी कैन अब्सॉर्ब फ्रॉम द फूड यू ईट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा उतना ही ज्यादा आपका फूड या न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब किया जा सकता है जो भी आप खाएंगे, इसीलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नाउ व्हाई डजंट द स्टमक हैव विलाई। अब देख लेते हैं कि स्टमक के पास क्यों नहीं है विलाई। द स्टमक इज डिजाइंड फॉर डिफरेंट पर्पस। द मेन रोल इज टू ब्रेक डाउन फूड थ्रू मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। जो आपका स्टमक होता है इस टाइप से होता है ना, स्टमक इस टाइप से रहता है स्टमक आपका, तो जो स्टमक है वो अलग तरीके से डिजाइन है। ठीक है, और उसका मेन पर्पस कुछ और है। उसका पर्पस होता है कि वो केमिकली या फिर मैकेनिकली फूड को ब्रेक डाउन कर सके। It uses powerful acids and enzymes to digest food, turning it into a semi-liquid substance called chyme। क्या है, ये डिफरेंट टाइप के एसिडिक और एंजाइम्स को यूज करता है कि वो आपके फूड को डाइजेस्ट करा सके और उसको सेमी लिक्विड सब्सटेंस में तोड़ सके, जिसको हम चाइम बोलते हैं। ठीक है, जब हम खाते हैं, खाना चबाते हैं, तो जो सेमी लिक्विड फ्लूइड बन जाता है वही चाइम कहलाता है आपका। द स्टमक लाइनिंग इज थिक एंड मस्कुलर, ऑप्टिमाइज द चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड रादर देन अब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिशंस। क्या है, जो आपका स्टमक होता है, ये आपका स्टमक है समझ लीजिए, तो जो इसकी लाइनिंग है वो बहुत थिक होती है और मस्कुलर लाइनिंग होती है, क्योंकि इसका काम है कि वो फूड को मैकेनिकली या केमिकली ब्रेक कर सके और उसको मिक्स कर सके, ना कि अब्सॉर्ब करना। इसीलिए यहाँ पे नहीं मिलता विलाई। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक इज मोर अबाउट प्रोटेक्शन एंड प्रोसेसिंग देन अब्जॉर्प्शन। जो आपका स्ट्रक्चर होता है स्टमक का वो ज़्यादातर होता है प्रोटेक्शन के लिए, ना कि अब्जॉर्प्शन कराने के लिए। इट नीड टू विथस्टैंड हार्ड एसिडिक कंडीशंस एंड हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड। ये जो आपका स्टमक है उसके अंदर आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए ये हार्श एसिडिक कंडीशन में रहता है और इसका काम होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड को ये स्टोर कर सके, हैंडल कर सके। विलाई वुड एक्चुअली टू बी हिंड्रेंस हियर
दे could be damaged by the stomach acidic environment। क्या है, अगर ये हमारे स्टमक के अंदर विलाई डाल दी जाए, विलाई प्रेजेंट हो, तो ये इसके लिए बाधा सी बन जाएगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी स्टमक को, और साथ ही साथ जो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसको डैमेज भी कर देगा, इसलिए इसको स्टमक में नहीं मिलती है ये, क्योंकि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, वंस द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स इन अ मोर डाइजेस्टेबल फॉर्म, दैट्स वेयर विलाई कम इनटू प्ले। क्या है, जैसे ही हमें पता है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड मूव कर जाता है, तो वो ज़्यादा डाइजेस्टेबल फॉर्म में पहुंचता है, वहाँ पे वहीं पे विलाई अपना काम करती है। दीज प्रोजेक्शंस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया significantly allowing the efficient absorption of vitamins, minerals and other essential nutrition into the bloodstream। जो ये प्रोजेक्शन आपकी पाई जा रही हैं विलाए, ये मेनली काम करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, और सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे फूड का अब्जॉर्प्शन हो पाता है, मिनरल्स, विटामिन या जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशन आपके फूड में है वो ब्लड स्ट्रीम में आसानी से अब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। इसीलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और स्टमक में नहीं होती, क्योंकि स्टमक का जो एनवायरनमेंट है एसिडिक है और उसका काम है अब्जॉर्ब ना ही करना, मतलब वो अब्जॉर्ब नहीं कराता फूड को, बस उसको स्टोर करके रखता है और केमिकली और मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है फूड को। इस वजह से वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आ भी गई विलाई वहाँ पे, तो वो बल्कि डैमेज हो जाएगी उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, या फिर उसमें ही बाधा क्रिएट करेगी। ठीक है, इसीलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि वहाँ पे लार्ज अब्जॉर्प्शन होता है खाने का और सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, चलता है, लास्ट आपका है चैप्टर नंबर 6, लास्ट नहीं मतलब इस वीडियो का लास्ट होगा, बाकी हम चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन केमिकल साइनेप्सिस एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है, फिर आपको केमिकल साइनेप्सिस और इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होते हैं दो, उन साइनेप्सिस के बीच में डिफरेंस लिखना है, और डिफरेंस लिखने का तरीका आपको पता है, पार्टीशन क्रिएट करके लिखेंगे आप। ठीक है, पहले डिफाइन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन्स, इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग फ्रॉम मूड टू मूवमेंट। इनका काम होता है कि ये जो भी सिग्नल्स हैं ब्रेन हमारी दे रही है, उस सिग्नल्स को न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसफर कर सके, चाहे वो आपके किसी भी टाइप के सिग्नल्स हो, चाहे आपका मूड क्या है या आपका मूवमेंट क्या है, कोई भी टाइप का सिग्नल हो, उसको ट्रांसफर करने का काम इन्हीं का ही होता है, न्यूरॉन्स के बीच में। व्हेन अ न्यूरॉन फायर्स इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक क्लिफ्ट वेयर दे बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन अलाउइंग कम्युनिकेशन टू हैपन। क्या है, जब भी आपके न्यूरॉन फायर करते हैं, उनको कुछ भी सिग्नल्स देना होता है, तो वो रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लिफ्ट के ऊपर, और जहाँ पे ये दूसरे रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, दूसरे न्यूरॉन के साथ, और कम्युनिकेशन होती है, इनके आपस में सिग्नल्स भेजे जाते हैं, बातचीत करते हैं ये कि अब आगे मूवमेंट क्या करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं दो मेन टाइप के साइनेप्सिस और उनके बीच में डिफरेंसेस। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ साइनेप्सिस, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। फर्स्ट अप केमिकल साइनेप्सिस, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप। इन दिस केमिकल साइनेप्सिस द न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज फ्रॉम द प्री-साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड ट्रेवल अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लिफ्ट टू बाइंड विद द रिसेप्टर ऑन द पोस्ट-साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या है, जो आपका केमिकल साइनेप्सिस होते हैं वो बहुत मोस्ट कॉमन है, सबसे पहले तो कॉमन है ये, और साथ ही साथ जो केमिकल साइनेप्सिस होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ से, और वो ट्रैवल करते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट तक और बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ जाके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ। मतलब प्री से जाके ये ट्रैवल करते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट के साथ और बाइंड करते हैं कुछ रिसेप्टर के साथ और पहुंच जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास। प्री से पोस्ट तक जाने का केमिकल साइनेप्सिस कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज स्लोअर बट अलाउ फॉर ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन सिग्नल मॉड्यूलेशन। जो ये प्रोसेस है पूरा प्री से पोस्ट तक जाने का, वो स्लो प्रोसेस है, बट इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिग्नल्स देने की वो ज़्यादा होती है। थिंक ऑफ इट एज सेंडिंग अ लेटर, देयर इज अ बिट ऑफ डिले बट यू कैन इंक्लूड अ लॉट ऑफ डिटेल्स। आप इसको उस तरीके से सोच सकते हैं कि आप किसी को एक लेटर दे रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, बट उसको पहुंचने में टाइम लग रहा है लेटर को, बट वो जो लेटर आप भेज रहे हैं उसमें आप इतनी सारी डिटेल्स ऐड ऑन कर सकते हैं जितनी किसी में नहीं कर सकते। तो सेम काम इसका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑन द अदर हैंड वी हैव इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। दीज इन्वॉल्व डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स थ्रू गैप जंक्शन अलाउइंग आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। क्या है, इनके अंदर क्या होती है, ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप जंक्शन होता है उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, और ये डायरेक्टली जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयन है वो डायरेक्टली फ्लो कर सकते हैं न्यूरॉन के थ्रू, और ये ईजिली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। These makes electrical synapses faster like text messages। इसीलिए जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं गैप जंक्शन के थ्रू, तो इसीलिए इनको इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस को ज़्यादा फास्टर माना जाता है। जैसे कि हम टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं, हम कोई लेटर नहीं भेज रहे हैं जो 4 दिन लगाएगा उसको पहुंचाएगा, ठीक है, हम डायरेक्टली मैसेज भेज देते हैं, वो फास्ट पहुंच जाता है, तो वैसे ही काम ये कर रहा है।
दे आर ऑफन फाउंड इन सिचुएशन वेयर रैपिड रिस्पॉन्स आर क्रिटिकल सच एज रिफ्लेक्स एक्शंस। ये ज़्यादातर उन जगह पे पाया जाता है जहाँ पे हमें रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कि हमारे रिफ्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। जैसे हमें तुरंत हाथ हमारा टच हो गया किसी बर्तन से, गर्म बर्तन है वो, तो हम तुरंत हटा लेंगे उसको। तो वहीं पे क्या है कि न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर पा रहा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के थ्रू। ठीक है, समझ गए होंगे आप आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स इन द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के अंदर जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो उसमें वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है वो आपको बताना है कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स का क्या रोल है इसमें। क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज एट द साइनेप्सिस एंड अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज की ऑफ ग्रास्पिंग हाउ आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट। क्या है, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में साइनेप्सिस के थ्रू, और इसको समझने के लिए हमें ये बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ भाई किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करता है। When an action potential reaches to an axon terminal of the neuron, it triggers these voltage-gated calcium channel to open. जब हम किसी भी एक्शन पोटेंशियल हमारा एक्सॉन्स टर्मिनल, न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल तक रीच करता है, पहुंचता है, तो वो एक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को खोल देता है। क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे जो न्यूरॉन टर्मिनल हैं, एक्सॉन टर्मिनल है न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल हैं, वहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है तो वो एक ट्रिगर करता है कि जो आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो खुल जाए। सबसे पहले कैल्शियम चैनल खुला, दिस ओपनिंग इज हाईली सेलेक्टिव अलोइंग कैल्शियम आयन ऑफ फ्लो इन दी न्यूरॉन फ्रॉम दी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जैसे ये कैल्शियम चैनल आयन आपका खुल गया तो क्या होगा, जो आपका चैनल ओपन हुआ है वो हाईली सेलेक्टिव होता है और ये इसको अलाउ करता है कि जो भी कैल्शियम चैनल्स हैं आपके, कैल्शियम आयन है आपके, वो न्यूरॉन के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पहुंच जाए। दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इज एसेंशियल इट लाइक अ सिग्नल्स दैट से इट्स टाइम टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। कि जो इन्फ्लक्स हो रहा है दोनों के बीच में कि कैल्शियम आयन आपके इंट्रासेलुलर स्पेस में पहुंच रहे हैं, ये असेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट सिग्नल है। ये मानो ऐसे कह रहा है कि भाई हाँ हमने अब रिलीज कर दिया आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक है, वंस इनसाइड द न्यूरॉन कैल्शियम आयन बाइंड टू द प्रोटीन दैट आर क्रूशियल फॉर डॉकिंग एंड फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसल्स विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही आपके न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं प्रोटीन के साथ, वो एक डॉकिंग और फ्यूजन साइनेप्टिक वेसल्स के थ्रू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में बना लेता है। These vessels contain neurotransmitters, which are chemical messengers that transmit signals across the synapses to the next neuron. ये जो वेसल्स हैं इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि ट्रांसमिट करेंगे आपके सिग्नल्स को साइनेप्सिस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के पास। As the vessels fuses with the membrane, they release their content into the synaptic cleft थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। जैसे ही आपके वेसिकल्स फ्यूज होती हैं मेम्ब्रेन के साथ, वो रिलीज करते हैं कुछ कंटेंट को साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। दिस रिलीज इज नॉट जस्ट रैंडम इवेंट, इट इज अ वेल कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स दैट इंश्योर न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड इन प्रीशियस अमाउंट ऑफ राइट टाइम। जो ये रिलीज हो रहा है ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है जिसमें इंश्योर करते हैं कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रीशियस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे डिलीवर कर सके। The neurotransmitter are bind to the receptors on the postsynaptic neuron, leading to the various responses, whether the excitations or inhibitions, ultimately influencing whether the neuron will fire its own action potential. जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करते हैं पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, तो वो वेरियस रिस्पॉन्सेज को लीड करते हैं, कॉज करते हैं, जैसे कि एक्साइटेशन होगी या किसी चीज़ का बंद किया जाएगा, इनहिबिट किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, कैल्शियम चैनल के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 6 के। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा ये। और आपको अगर पसंद आई हो वीडियो और हेल्प मिला हो, समझ आया हो, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट या लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि मैं आपको जो MZO001 से हमने स्टार्ट किया था और MZOE003 तक हम कंप्लीट करेंगे। मतलब जो भी आपकी 8 बुक हैं, 8 कोड्स हैं, पूरे के पूरे 8 कोड को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आराम से आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, बट आप लोग सपोर्ट देते रहिएगा मुझे, ताकि मैं डेली के डेली आपके लिए 1 से 2 वीडियोस लाती रहूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।